कुदरत जब नवाजने पर आती है तो इंसान को दुनिया में ही जन्नत अता कर देती है। कश्मीर इस जहान आबोगिल में, इस रूए जमीन पर वो खित्ता नूरानी है जिसे बिलाशुबा जन्नत कहा जा सकता है। डल झील, बर्फबारी का मंजर, चिनार के दरख्त, जाफरान के खेत तो बस मुश्ते अज़ख़वारे हैं। कश्मीर का पूरा हुस्न न तो कोई आंख देख सकती है और न कोई ज़बां बयान कर सकती है। ज़बां बयान कर सकती है तो बस उन जियालों की दास्तान जिन्होंने इस जन्नत को जन्नत बनाए रखने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया। कश्मीर की फिजाओं में आज भी उनके खून की खुशबू रची बसी है। देश पर मर मिटने वाले इन मतवालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। आज की हमारी दास्तान के हीरो का नाम है मेजर दिनेश रघुरमन। मेजर दिनेश रघुरमन का ताल्लुक जाट रेजिमेंट से था, लेकिन इनके असल जौहर उस वक्त खुले जब इन्हें 34 राष्ट्रीय राइफल्स में डेपुटेशन पर भेज दिया गया। इस रेजिमेंट की तारीख इंतहाई शानदार है। 34 Rashtriya Rifle was raised on 1st September 1994. Initially, for a long time, we were a part of Badgaon sector. At this present location, we came on in 2010. And the battalion has done tremendously well as far as operations are concerned. And you can make out from the achievement what battalion has earned in these 19 years that we have killed nearly 225 militants and apprehended 112, and the 34 terrorists were forced to surrender. And the tradition of 34RR, we are not for kills actually. Initially we force them and we request, if it is in hinterland or if it is on LC, we try to motivate militants that they should surrender. But when they are not ready to surrender, it's in that case the killing take place. For the achievement in the valley, 34RR was awarded with 1 Ashok Chakra, 4 Kirti Chakra, 4 Shaurya Chakras, and 32 Sena medals, 2 VSM Moshish Sena medal, 1 mention in dispatches, and there are 72 Chief's Commendation card and 36 GOCNC Commendation card. So you see the work of 34RR in controlling the valley is tremendous. श्री एस मूर्ति और श्री माला के आंगन में 16 अप्रैल 1977 को आंखें खोलने वाले इस वीर जवान में बचपन से ही कुछ खास बात थी। होनहार बिरबान के होठ चीखने पात इब्तिदा से ही पता चल रहा था कि ये जवान कुछ खास कारनामे अंजाम देने के लिए ही पैदा हुआ है। मेजर दिनेश रमन वो हमारे एक्चुअली फैमिली फ्रेंड्स में से थे। उनके मम्मी पापा ने मुझे मेरे कज़न की शादी में देखा था, तो वहीं से थोड़ी सी बात की शुरुआत हुई। एंड वो एक्चुअली छुट्टी पर आए हुए थे एंड उनके पापा का तभी कैटरैक्ट ऑपरेशन हुआ था। वो हमारे घर नहीं आ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम उनके घर चले जाएं उनसे पहले मिलने के लिए। तो हम लोग गए थे एंड सुबह का टाइम था। ऐसे ही आफ्टर हमारा जो रिलीजियस एक पूजा होता है हर साल, उसके अगले दिन हम गए एंड कैजुअली वो सुबह बैठे हुए थे। उनको तो पता भी नहीं था कि हम आ रहे हैं। एंड बेसिकली जैसे मच्छी को पकड़ते हैं शायद, मैंने उनको जाके पकड़ लिया एंड व्हाटएवर। हम ऐसे ही बात कर रहे थे। देन जब वो छुट्टी के बाद वापस गए तो उन्होंने फ़ोन किया एंड बाकायदा हमारे बीच काफ़ी बातचीत हुई। 1 घंटे का इंटरव्यू लिया उन्होंने कि ऐसा है, मतलब तुम सिविल लाइफ से आती हो, तुम्हें आर्मी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, मैं कुछ साल में तुम्हारे साथ रहूँगा ही नहीं, तो तुम उस सब चीज़ों के लिए रेडी रहोगी या नहीं रहोगी, तुम्हें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जब मैं नहीं हूँ तो 2-3 इयर्स में साथ में नहीं रह सकता हूँ, तब तुम क्या करोगे, कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को। तो उनकी सोच जो थी वो काफ़ी इंडिपेंडेंट थी। वो ये चाहते थे कि बिकॉज़ मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ तो मैं आर्मी लाइफ को अच्छे से समझूं और फिर डिसाइड करूँ कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर से शादी करनी है या नहीं करनी है। बट मैं बचपन से ही बिकॉज़ मेरी नानी जो है वो काफ़ी बहुत हद तक पेट्रियाटिक थी एंड बचपन से ही वो जोश मुझ में काफ़ी था
तो स्कूल में रिपब्लिक डे के बाद मैं घर भाग कर आती थी कि ताकि मैं परेड मिस ना करूं। I was always fascinated by the army life. I was very proud of it. So when I got a moment कि एक ऑफिसर से मैं शादी कर पाऊँ, ऐसे एक अपॉर्चुनिटी जब आई लाइफ में, तो मैं पीछे नहीं हटी। आई वॉज हैप्पी टू गेट हिम एंड ही वॉज़ वेरी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड बट बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग काइंड ऑफ पर्सन थे। उनका स्वभाव तो सबके साथ में मिलजुलना, सबके साथ से अच्छे से रहना, सबको रेस्पेक्ट करना, अपना काम से मतलब रखना। ज़्यादा मेरे आर्मी के बारे में किसी को कुछ बताते नहीं थे। जो तकलीफ़ वो उठाते थे उनका कलीग के थ्रू ही हमको मालूम पड़ा बाद में। छुट्टियों में अक्सर वो बिना बताए अचानक से प्लान करके एकदम अचानक से सरप्राइज़ करने के लिए यूजुअली बस एक दिन पहले बताएंगे या कभी कभी तो बिना बताए ही आ जाते थे। जैन एंड में वो आए थे, कश्मीर ज्वाइन करने के पहले, 34 RR में ज्वाइन करने के पहले वो आए थे एंड ऐसे बोल कर गए थे कि 2 साल जा रहा हूँ बट तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक ही है, ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अक्सर अपने मतलब काम की बातें अलग ही रखते थे, यूजुअली काम की बातें मुझसे ज़्यादा नहीं करते थे। दिनेश तो ऐसा अच्छा आदमी हमने अभी तक नहीं देखा। उनका कुछ ग्रीवेंसेस नहीं था और कुछ मांग रही थी। उनको जो भी हम लोग करते थे उसमें वो खुशी रहते थे और काली खुशी उनका ये था। जब भी आते थे पूछते थे मम्मी को फ़ोन करके आपको क्या मांगता है। लास्ट में जब आए वो मम्मी को पूछा आपको क्या मांगता है, दिल्ली से मोची का चूरन का लड्डू मांगता है। तो उन्होंने तो 3-4 डब्बा भी लेके आ गए। उनका काफ़ी मन था कि 5 सितंबर को वो वापस गए थे दिल्ली से, कश्मीर के लिए फ़्लाइट थी उनकी दिल्ली से एंड उनका मन था कि वो अपनी छुट्टी एक्सटेंड कर ले। तो मुझसे काफ़ी उन्होंने पूछा भी 1-2 बार कि मैं छुट्टी अपनी एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक हफ़्ते या 10 दिन और रुक कर चले जाता हूँ। तो हमारी वही बात हो रही थी एंड तब मैंने उनको यही कहा कि आप अभी चले जाइए, बाद में जब बेबी होगा तब आपको छुट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो तब आप थोड़ी लंबी छुट्टी लेकर आ सकते हैं एंड बेबी के साथ वक्त स्पेंड कर सकते हैं। मेजर दिनेश रघुरमन को बच्चों से इंतहाई मोहब्बत थी। वो जब भी छुट्टियों में घर आते तो उनकी कोशिश होती कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजारें। लेकिन अफसोस दर अफसोस, जब उनके जिस्म का टुकड़ा आसमान से जमीन पर आया तो उसे देखने और अपने आगोश शफकत में लेने के लिए वो इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। मासूम बच्ची अभी जिंदगी के उस मुकाम पर नहीं पहुंची जहां उसे अपने इस नुकसान अजीम का एहसास हो। हाँ, माँ की आंखें जरूर आपदीदा हो जाती हैं। मैं ये सोचती थी कि शायद अगर मैं दिल्ली में रहूं तो हम ज़्यादा मिल पाएंगे, उनको ज़्यादा वक्त मिलेगा मेरे साथ एंड कल को जब हमारा बेबी हो जाएगा तो दैट टाइम ऑल्सो उनको ज़्यादा वक्त मिलेगा बेबी के साथ गुजारने के लिए। तो मैंने उनसे काफ़ी ज़िद करके मैंने अपनी फैमिली को चेन्नई से दिल्ली मूव करने का सोचा था। तो ये उनकी लास्ट छुट्टी थी, 19 अगस्त को वो आए थे एंड हम 30 सितंबर को जा रहे थे दिल्ली। 30 अगस्त को जा रहे थे, मुझे 1 सितंबर को ऑफिस ज्वाइन करना था, 1 या 3 को। तो उन 2 दिनों में तभी उन्होंने पहली बार मुझसे इन 2 सालों में ये कहा कि कितनी मुश्किल है लाइफ वहाँ पर। सुबह अगर लोग निकलते हैं, उनकी पेट्रोल पार्टी जाती है तो उनको ये यकीन नहीं होता है या ये ट्रस्ट नहीं होता है कि वो लोग वापस सही सलामत वापस आ जाएंगे। हमेशा वो टेंशन रहता ही रहता है। रात को अगर पेट्रोल निकलती है तो ऑफिसर्स रात भर सोते नहीं हैं ये सोचकर कि पेट्रोल सही सलामत वापस आ जाए एंड दे आर ऑल सेफ। तो दैट वाज द थिंग, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही शेयर्ड दीज थिंग्स एंड उनकी जो जून वाली ऑपरेशन हुई थी उन्होंने उतने डिटेल में मुझे नहीं बताया था, वो तो मुझे बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था। बट ये ज़रूर कहा था कि हम एक काफ़ी ख़तरनाक काम के लिए गए थे एंड मेरे जो साथ मेरे बड़ी जवान थे उन्होंने काफ़ी बहादुरी दिखाई, तो मैंने उनको रेकमेंड किया है मेडल के लिए। तो वो बात उन्होंने मुझसे शेयर की थी। शायद मेजर को भी कुदरत की तरफ से
ये आगाही मिली हुई थी कि उनके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए वो हर मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। साथ ही साथ वो अपनी अजीज जान बीवी को वक्तन फवक्तन ये हिदायत देते रहते थे कि वो कारज़ारे हयात में खुद से जीने का हुनर सीख ले, ताकि आने वाले वक्त में उसे किसी शाने की जरूरत न पड़े। स्पोर्ट्स के बहुत ही शौकीन थे, बहुत 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 ज़्यादा। उनके रूम में, उनकी टीवी में 24 घंटे सिर्फ स्पोर्ट्स का ही चैनल लगता था। कभी कभार तो स्पोर्ट्स देखते देखते ही सो जाते थे एंड सुबह तक टीवी ऑफ नहीं करते थे। जब मैं उनको फ़ोन करती थी तो टीवी की आवाज़ पीछे से आ रही होती थी। एंड फुटबॉल के बहुत शौकीन थे, फुटबॉल और क्रिकेट के। एंड स्क्वॉश में काफ़ी अच्छे थे। जब वो लंदन आए थे मुझसे मिलने के लिए, ही हैड कम इन अप्रैल, मैं लंदन में थी तभी, तो 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे। तो जब लंदन उतरे तो मैं उनको जगह बता रही थी कि हम बकिंगम पैलेस जा सकते हैं, हम मैडम तुसाज वैक्स म्यूज़ियम जा सकते थे। पर उनका रिएक्शन यही था कि मुझे वेम्बली स्टेडियम देखना है, मुझे विंबलडन देखना है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड देखना है। तो मैं बहुत सरप्राइज़ थी क्योंकि काफ़ी जगह मैं खुद नहीं गई थी, ये सोचकर कि जब वो आएंगे छुट्टी तब मैं जाऊंगी उनके साथ। तो मैंने भी आज तक कभी वैक्स म्यूज़ियम नहीं देखा है क्योंकि उस दिन हम लॉर्ड्स गए थे, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। एंड कॉफ बहुत खुश थे वहाँ जाकर। एंड ही वाज लाइक, मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे को जाकर वहाँ ग्रास टच करके आना है लॉर्ड्स में। वो वहाँ अलाउड नहीं होता है यूजुअली। वहाँ का जो टूर था जो लिया था हमने, उसमें वो हमें एक कैप्सूल के अंदर भी लेके जाते हैं जो एक्चुअली टीवी कमेंटेटर्स का बॉक्स होता है। तो काफ़ी एक्साइटेड थे वो वहाँ सब जाके। Major Dinesh Raghuraman, before he joined 34 RR, he was also posted in Daras sector. And the day he got commissioned in the Indian Army, he was a go-getter. And during Op Ringawadi, when he was with us, he has displayed very high qualities, very good qualities, that is the leadership. He followed his men from front. He got that fire in him. And he was a go-getter kind of officer. एक फौजी की जिंदगी में सबसे खास दिन वो होता है जब वो मौत के रूबरू होता है, और जीत दोनों सूरतों में सिर्फ उसी की होती है। मौत को शिकस्त देता है तो गाजी कहलाता है, और मौत को गले लगाता है तो शहीद बन जाता है। मेजर दिनेश रघुरमन की जिंदगी में भी वो दिन बिलाखिर आ ही गया जो उन्हें जिंदा जावेद कर गया। Op Ringawadi took place on 2nd October 2007. The place where battalion was located was full of terrorists, mainly hub of HM, Hizbul Mujahid Tanjeem. And the terrorists those days were never used to come in 2-3s. There were many militants in one group. There were 9, 10, 12. So this operation during Op Ringawadi, this operation was a mix of jungle as well as build-up area. So the degree of difficulty is more because 34 RR, the ethos, the tradition, as I told you, we go for the precision kind of operation. And as far as civilians are concerned, we ensure that there is no damage to the civilians' population. But making an operation, a precision-based operation, we need a lot of training, a lot of exercise, a lot of planning. But there is no place fixed because militant can be at any house. And the house may be inside the village, could be on the fringes. Somehow during Op Ringawadi, there were 4 or 5 houses on the fringes of the village. And initially the input was that there were not more than 2, 3 or 4 militants. So another officer, Major KP Vinay from RT regiment, initially they laid a cordon on these houses, and then firefight took place early morning at around 7:30, 8 o'clock, 7:30, 0730, and there was exchange of fire, but somehow Major KP Vinay got hit, direct hit on his face. And before he got hit, the small team which was there, carrying out the cordon and the initial firefight,
they got to know there are not only 2-3, there are more militants inside another group of houses. So that is how Major Raghu Raman was sent as a reinforcement to help them and to kill the terrorists inside these houses and to give the fast reinforcement to our troops and our officers. When Major Raghu Raman reached there, the firefight was already taking place, and he also went with a small team, helped the cordon, assisted the cordon, and when he spoke to Major Vinay got burst on his face. By seeing his own, officer got hit, without his personal safety, Major Raghu Raman entered inside that field, which was close to the built-up area, that particular house, and there are two more militants started firing from the other direction on the Major Raghu Raman. Major Raghu Raman directly, without disregard to his personal safety, he killed these two militants in close quarter battle. His role was because initially, though there was first contact, Major Vinay's party, but he reinforced the entire situation, controlled the situation, and he killed 5 militants himself. And in the end, there was in Aupringawadi, there were 9 militants, hardcore militants got killed. And in the 9 militants, there were, I think, 3 to 4 big commanders. So the operation, this group as such, was very big group, and the entire Tanjim HM was shaken up when the 9 militants, and out of them hardcore militants, were killed. So his role was great, and that is the reason he has been awarded with Ashok Chakra. नक्श हैं सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। मेजर दिनेश रघु रमन, हम आपकी आजमतों को सलाम करते हैं और ममनून हैं कि आप जैसे मुहिब्बान वतन की बदौलत ही जिंदगी की तलखियों और आलामे रोजगार को सहने का हौसला मिलता है और जीस्त अपनी तमाम तर नागवारियों के बावजूद खुशगवार महसूस होती है। ये उनकी अक्सर एक आदत थी जो वो हमेशा करते थे। जब भी कहीं जा रहे होते हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे होते थे तो हमेशा मुझे बोलते थे कि आज मैं नहीं रहूँगा, पर मैं उससे ज़्यादा कभी पूछती नहीं थी कि क्या है, कहाँ जा रहे हो, कब इज़ इट कि कहीं ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, या मैं ज़्यादा पूछती नहीं थी क्योंकि मुझे पता था उन्हें ज़्यादा वो पसंद नहीं है। बट जिस दिन ये हुआ उस दिन
का दुख मुझे हमेशा रहेगा कि उस दिन सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया ये बोलने के लिए कि मैं आज नहीं हूँ या मैं वापस आकर तुम्हें फ़ोन करूँगा, तो वो दुख हमेशा रहेगा। जब भी मैं सोती हूँ तो ये सोच के ज़रूर सोती हूँ कि जो भी हैं वहाँ पर सब एटलीस्ट दिस समथिंग लाइक दिस शुडंट हैपन टू एनीबडी एल्स, किसी और के साथ ऐसा ना हो। बट दुख होता है, उनकी शहादत का बहुत गर्व है, फैमिली में सभी को है, मेरी बेटी को भी होगा एक दिन जब वो बड़ी होगी एंड समझेगी। पर दुख भी है कि she doesn't have a father. The nation has a hero, but she doesn't have a father. खुश हूँ अपनी लाइफ में, अपनी बेटी के साथ। बहुत नॉटी है उनकी तरह, जैसे उनकी मम्मी बोलते हैं मुझे कि वो बहुत बचपन में बहुत ही ज़्यादा शरारती थे, उसी हिसाब से मेरी बेटी भी बहुत शरारती है उनकी तरह। उसको बहुत स्वीट्स का शौक़ है एंड बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाती हैं उन्हीं की तरह। काफ़ी कुछ बहुत रिसेंबल करता है उनके साथ। उस बात का मुझे अच्छा लगता है। वो मेरे पास है, वो नहीं है तो क्या हुआ, उनकी निशानी तो मेरे साथ है। उनका बच्चे को देख के हमको तो बहुत दुख होता है, क्योंकि बच्ची तो अभी तो छोटी है, 5 साल की है, उसको उतना मालूम नहीं है। खाली पूछती है पापा किधर है बस, लेकिन उसको मालूम नहीं है, वो तो सर्विस में है, मिलिट्री है, उतना बताया उसको। जब और 1-2 साल हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तभी उसको पिताजी के बारे में याद आएगा। वो हमेशा मुझसे जब भी बात करते थे मुझसे यही बोलते थे कि तुम्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तुम्हें काफ़ी कोई भी मुश्किल हो तुम कभी रोना मत, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते। तो कुछ भी हो, तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे बात करो, मुझ पे चिल्लाओ, बट कभी रोना नहीं। तो कहीं ना कहीं वो ख्याल मेरे मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड कहीं ना कहीं शायद मेरी बेबी ने भी मुझे वो साहस दिया कि मैं इस सब सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करूं। तो आई वुड से अगर मैं आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे भी कभी विश्वास नहीं होता है कि मैंने उस सिचुएशन को इतने ब्रेवली हैंडल किया। आई डिडंट ब्रेक डाउन कम्प्लीटली। अपने मम्मी पापा को, उनके मम्मी पापा को, सबको संभाला एंड कहीं ना कहीं शायद वो अपनी उस बहादुरी की छाप मेरे ऊपर भी छोड़ कर गए थे कि मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। जब वो चेन्नई आए थे वो टाइम उन्होंने पहले टाइम जाने के पहले दिन रात को उनके पास 4-5 घड़ी थी। वो बोले इतना घड़ी रखे मैं क्या करूँगा। तो मैंने बोला आपको नहीं मांगता तो मेरे को दीजिए। उन्होंने एक गोल्डन वॉच मुझे दिया, आज भी वो रखा हूँ मैंने। लेकिन मैंने वो टाइम मैं नहीं सोचा था वो ये सब लास्ट टाइम मेरे को कुछ दे रहे हैं। अभी भी वो याद मेरे को बहुत आता है। जिस हिसाब से मैं उनकी बेटी को बड़ा कर रही हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि हमें किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कभी भी तैयार रहना चाहिए। पर उनके जाने का दुख कभी शायद कम नहीं होगा, कमी हमेशा रहेगी लाइफ में। कभी वो कमी मैं कभी भुला नहीं सकती हूँ, पर मैं फिर भी कोशिश यही करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी रहूँ। And I am very happy in life. I'm very proud of the fact that I am wife of Major Raman. Throughout the year, there is nearly after every 2 to 3 months, we keep speaking to each other. One of our battalion officer, maybe myself or my second in command or adjutant, they keep speaking to these families. Whatever problem they have. For example, one family was facing problem in getting canteen cards and canteen facilities or some ex-serviceman facility, medical problems, some
other any kind of miscellaneous kind of activities, family. So these everything is taken care of. Though this is also taken care of by the parent unit, because it's Rashtriya Rifle. The officers come here and Jawans come here for 2 years, 2.5 years, but we maintain a bond. And that is always, and this tradition is always respected by these martyrs' families. When they come here, when I spoke to them, they were thrilled when we invite them on various occasions. उनका एक ही मकसद था, देश के लिए लड़ना, देश के लिए कुर्बान देना। उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से निभाया और इंडियन आर्मी का नाम उन्होंने रोशन किया। हमें बहुत गर्व है। उनका पिताजी भी यही चाहते हैं। एक ही बच्चा था मेरा बच्चा मैंने देश के लिए कुर्बान किया है। ऐसा बच्चा और भी होता तो देश के लिए मेरा बच्चा आगे आके कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ मैं। ये सुन के हमको और भी खुशी हुई। ऐसा आदमी अभी भी ये मेरे मटेरियल वर्ल्ड का दिन में अभी भी अच्छे आदमी हैं, उसके लिए अपना देश बचा है। जय हिंद। शहीद कभी मरा नहीं करते, बल्कि उनकी बदौलत कौमों को जिंदगी मिलती है, तहजीब व तमद्दुन परवान चढ़ती है, सरहदें महफूज रहती हैं, दुश्मनों के हौसले पस्त रहते हैं और अवाम फरागत की जिंदगी गुजारते हैं। मेजर दिनेश रघुरमन भी अपना फानी जिस्म तो सुपुर्दे खाक कर चले कि जिस्म तो मिट्टी में मिलने के लिए बने हैं। उनकी रूह आज भी हवाओं में सरगोशियां करती है कि ऐ साकिनाने वतन, देश पर मर मिटने से बढ़कर कोई चीज नहीं है। खबरदार कि दुश्मन घात लगाए हुए है, देश की मिट्टी अभी और खून मांग रही है। तो ऐ मेरे देशवासियों, वीरों और जवानों, आगे बढ़ो और मुल्क की अजमत पर अपने आप को कुर्बान कर दो। अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक और जाबाज से करवाएंगे, जिसने मादरे वतन की हिफाजत करते हुए मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया।